हाय गाइस, मैं हूं आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। सो अब हम आ गए हैं अपना लास्ट वीडियो ऑफ द रिवीजन सीरीज ऑफ आईपीसी पे, जहां पर हम कवर करने वाले हैं ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज, डेफोमेशन एंड अटेम्प्ट। तो इन चीजों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। उसके अलावा वी हैव कंप्लीटेड कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी। आईपीसी विल बी कंप्लीट विद टुडेज वीडियो। बचता है टॉर्ट। After this I will start posting for a law of torts. So just in case you have missed all these revision series or you have not watched any part of it, then what you can do is you can go on my channel, go to the playlist section. वहां पर आपको मिल जाएगा in sequence revision series for constitution, revision series for contract. Accordingly you can watch them. उसके अलावा एक important बात guys, revision series में जैसे हम already cover कर रहे हैं through questions the concepts, and I am trying my best कि जिस क्वेश्चन से हम डील कर रहे हैं उसमें मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सप्लेन कर दूं कॉन्सेप्ट भी। बट कीप इन माइंड कि सिर्फ ये वीडियो देखने से नहीं होगा, थ्योरी बिल्कुल पढ़नी पड़ेगी। एंड इट इज इम्पॉर्टेंट कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी हो आईपीसी की बिफोर मूविंग ऑन विद क्वेश्चंस। सिर्फ क्वेश्चन से प्रैक्टिस करके यू कैन नॉट क्लियर एन एंट्रेंस। क्वेश्चंस आर फॉर प्रैक्टिसिंग। इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप थ्योरी भी पढ़ें साथ साथ। So you can resort to any source that you are comfortable with. I also have sources with respect to Constitution, tort, IPC, all the legal aptitude section for the law entrance exams on my website. Website का link already description में available है. lawdigest.in is the URL for the website. You can go and visit the website if you are looking for material. Before moving on to solving the 10 questions, if you haven't subscribed to this channel as yet, then please do the same और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहें और आपको पता चलता रहे कि मैं क्या रिवीजन करा रही हूँ। चलिए क्वेश्चन 1 से डील करते हैं। पहले ए जो है, ही इज अ हस्बैंड जिसकी वाइफ सेपरेटली रह रही है फ्रॉम हिम एंड ही हैजंट हर्ड फ्रॉम दैट वाइफ फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years. नाउ व्हाट ही डिसाइड्स इज ही डिसाइड्स टू मैरी बी अनदर वुमन. तो इस केस में विल ही बी गिल्टी ऑफ बायगैमी? जो ऑप्शंस हैं इस केस में वो ये हैं कि हाँ, जो सेकंड मैरिज होगी वो वॉइड होगी, या फिर ही कैन ओनली मैरी आफ्टर सीकिंग अ डिवोर्स, इसलिए क्योंकि यहाँ पर डिवोर्स नहीं हुआ है तो ये मैरिज वॉइड होगी, ये मैरिज ये ऑफेंस ऑफ बाईगैमी कहलाएगा, या फिर ये एक्सेप्शंस में फॉल करता है टू द ऑफेंस, और ही इज एन अडल्ट एंड ही हैज द राइट टू चूज. तो अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं द ऑफेंस ऑफ बाईगैमी जो डिफाइंड है अंडर सेक्शन 494 ऑफ द आईपीसी, विच सेज कि इफ यू मैरी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ योर स्पाउस then such a marriage will considered to be void, जो कि है ऑप्शन 1. बट इस केस में क्या है, 494 का जो एक्सेप्शन है वो ये कहता है दैट इफ यू हैवंट हर्ड फ्रॉम योर स्पाउस फॉर 7 consecutive years, यानी 7 सालों तक आपको कुछ पता ही नहीं है अपने पार्टनर के बारे में, एंड 7 years हैव लैप्स्ड, देन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दो 7 years रीमैरिज हो सकती है. तो देयरफॉर द आंसर हियर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज दिस केस फॉल्स अंडर द एक्सेप्शंस टू द बायगैमी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक्स जो है एक मैरिड वुमन है एंड शी इज हैविंग एन अफेयर विद वाई. तो उसका जो हस्बैंड जेड है उसको इस अफेयर के बारे में पता लग जाता है एंड ही सूज वाई फॉर अडल्ट्री. तो इस केस में एक्स जो है यानी जो वाइफ है उसकी क्या गिल्ट होगी? तो ऑप्शंस देख लेते हैं. वो एक अबेटर है, वो गिल्टी नहीं है. शी इज ऑल्सो गिल्टी ऑफ अडल्ट्री, या शी इज गिल्टी ऑफ चीटिंग. तो ये जो अडल्ट्री का ऑफेंस है ये सेक्शन 497 ऑफ द आईपीसी में डिफाइंड है, जो ये कहता है कि अगर कोई भी मेल किसी दूसरे मेल की वाइफ के साथ ही हैज एन इंटरकोर्स और रिलेशंस विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट मेल, देन दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी एन ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री, और ऐसे केस में द वाइफ विल कंसिडर्ड टू बी एन अबेटर. बट अब अगर हम आज के सिनेरियो में 497 को देखते हैं तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है बाय अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, जिसका जो नाम है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, जो जहां पर ये बोला गया है कि अडल्ट्री का जो ऑफेंस है दैट इज नॉट वैलिड बिकॉज इट ट्रीट्स द वुमेन it treats the husband of a woman as her master. Therefore ये ऑफेंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये सेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन बी, दैट इज शी इज नॉट गिल्टी, बिकॉज ऐसा कोई ऑफेंस अब नहीं है. बट
adultery is obviously a ground for divorce under the Hindu Marriage Act. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. If the husband or relative of a husband of a woman drive the woman to commit suicide, or they cause grave injury or danger to her life, limb or health, whether mental or physical, तो उस केस में क्या गिल्ट होगी हस्बैंड और रिलेटिव्स की. हस्बैंड और रिलेटिव्स दे आर ड्राइविंग अ वुमेन टू कमिट सुसाइड या फिर उसको कोई इंजरी कॉज कर रहे हैं. ये केस होगा डाउरी डेथ का, क्रुएल्टी का, अटेम्प्ट टू मर्डर का या फिर अबेटमेंट ऑफ मर्डर का. ये जो केस है ये केस फॉल करता है अंडर सेक्शन 498 ए ऑफ द आईपीसी, जो बात करता है क्रुएल्टी की. ये सेक्शन क्लियरली ये बोलता है कि अगर कोई हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स किसी वुमन को दे कॉज हर टू ड्राइव सुसाइड या फिर कोई इंजरी कॉज करते हैं उसको, देन दे शैल बी गिल्टी ऑफ क्रुएल्टी. नाउ डाउरी डेथ इज समथिंग दैट इज डेल्ट अंडर सेक्शन 400 बी ऑफ द आईपीसी, जो ये कहता है कि अगर किसी वुमन की डेथ जो है वो किसी बॉडीली इंजरी या बर्न से हो रही है that have been caused to her within 7 years of marriage, soon after her marriage, within 7 years, and this has been caused by the husband or his relatives, and it is in connection to the demand for dowry, then उस केस में ये presume किया जाएगा कि dowry death हुई है. So therefore the correct answer here is option B, that is cruelty. Next question देखते हैं. ए जो है वो पिक्चर ड्रॉ करता है जेड की, एंड ही शोज इन दैट पिक्चर दैट जेड इज रनिंग अवे विद बीज वॉच, यानी जेड ने बी की वॉच चुराई है, इंटेंडिंग इट टू बी बिलीव्ड कि जेड ने बी की वॉच चुराई है. तो इस केस में ए की क्या गिल्ट होगी? ही इज गिल्टी ऑफ रॉबरी, डेफोमेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन, और ही इज नॉट गिल्टी. अब यहाँ पर जो ऑफेंस बनता है वो बनता है डेफोमेशन का. डेफोमेशन इज एन ऑफेंस जहां पर आप कुछ ऐसे वर्ड्स बोल रहे हो, वर्बल, रिटन या कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन है जिससे यू आर कॉजिंग सम इम्प्यूटेशन टू एनी पर्सन टू हार्म हिज रेपुटेशन. तो यहाँ पर ए जो है वो विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, एक पिक्चर के थ्रू ये इम्प्यूट कर रहा है लोगों को कि जेड ने बी की वॉच चुराई है, एंड उसकी जो रेपुटेशन है उसको मलाइन कर रहा है. देयरफॉर यहाँ पर ए इज गिल्टी ऑफ डेफोमेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ए सेज ऑफ अ बुक पब्लिश्ड बाय जेड, एक पब्लिश करी गई है बुक बाय जेड जिसके बारे में ए ये बोलता है कि जेड की जो बुक है वो फुलिश है, जेड इज अ वीक मैन, हीज बुक इज इनडिसेंट, एंड ही मस्ट बी अ मैन ऑफ इम्प्योर माइंड. तो इस केस में ए की क्या गिल्ट होगी? वो डेफोमेशन के लिए गिल्टी है बिकॉज हिज ओपिनियन इज अबाउट जेड्स कैरेक्टर एंड नॉट द बुक, या फिर वो गिल्टी नहीं है बिकॉज जो बुक है इट हैज बीन सबमिटेड टू द जजमेंट ऑफ द पब्लिक, या फिर ए हैज द right of freedom of speech, or A is guilty of A is not guilty because what he has said is a fair comment. तो जब हम right to freedom of speech की बात करते हैं, ये जो right है ये absolute right नहीं है. This is subject to reasonable restrictions जैसा कि constitution में given है. अब वो reasonable restriction क्या है? जब हम defamation की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर defamation का केस हुआ है, उस केस में कुछ exceptions हैं defamation के, जो ये कहते हैं कि अगर आप कोई भी जो परफॉर्मेंस है, अगर आपने अपनी परफॉर्मेंस पब्लिक को सबमिट करी है टू लेट देम जज इट, देन अगर कोई इंसान उस परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बोलता है, देन दैट पर्सन विल नॉट बी गिल्टी ऑफ डेफर्मेशन. यू डू नॉट हैव अ रेमेडी इन लॉ टुवर्ड्स दैट पर्सन. तो यहाँ पर यही हुआ है कि जब जेड ने अपनी बुक पब्लिश करी है तो ही हैज सबमिटेड हिज परफॉर्मेंस टू द पब्लिक फॉर देयर जजमेंट. तो यहाँ पर जब ए बोल रहा है कि उसकी बुक फुलिश है, ही इज अ वीक मैन, बुक इंडिसेंट है, तो ही इज एक्सप्रेसिंग हिज व्यूज ऑन द बुक ऑफ द जेड. बट अगर ए ये बोलता कि ए जो है उसकी बुक खराब है बिकॉज मुझे पता है वो पागल आदमी है या वो इंडिसेंट है, देन ये जो इम्प्यूटेशन है दैट इज टुवर्ड्स द that is towards the author and that is not towards the book. In that case he would have been guilty of defamation, but yahan par he is not guilty because book is submitted to the judgment of public. Therefore the answer here is option B. Let's move on to the next question. ए जो है वो एक शॉपकीपर है जो बी को बोलता है, बी उसका बिजनेस मैनेज करता है और बोलता है कि जेड को कुछ सेल मत करना बिकॉज अनलेस ही पेज यू रेडी मनी, बिकॉज आई हैव ऑफ द ओपिनियन कि जेड जो है वो डिसऑनेस्ट है, वो ऑनेस्ट नहीं है. तो इस केस में क्या ए गिल्टी होगा? A will be guilty of defamation, or he will not be guilty, or it is a general statement, या फिर A and B have the right to discuss whatever they want.
तो जब हम डेफर्मेशन की बात करते हैं, यहाँ पर एक थर्ड पर्सन की बात हो रही है। तो अगर ए बी को ये बोल रहा है कि जेड को कुछ भी सेल मत करना बिकॉज ही इज डिसऑनेस्ट, सो हियर व्हाट ए इज ट्राइंग टू डू इज ही इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिज ओन बिजनेस, ही इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिज ओन इंटरेस्ट। तो डेफर्मेशन की जब हम बात करते हैं, वहां पर एक एक्सेप्शन दिया हुआ है क्लियरली कि अगर कोई भी चीज अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बोली गई है तो वो डेफर्मेशन नहीं कहलाया जाएगा। देयरफॉर द आंसर हियर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज ए इज नॉट गिल्टी। डेफर्मेशन के टोटल 10 एक्सेप्शंस हैं, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप उन एक्सेप्शंस को पढ़ के जाएं। दोज एक्सेप्शंस एज वी आर डिस्कसिंग इन दिस क्वेश्चन, हमने दो तीन एक्सेप्शंस यहाँ डिस्कस करे हैं। अगर आपको सारे एक्सेप्शंस पता करने हैं, then obviously you can resort to my course on IPC. Let's see the next question. A है, he for the purpose of inducing B to desist from filing a civil suit threatens him that he will burn his house. तो यहाँ पर A क्या कर रहा है, वो चाहता है कि बी उसके अगेंस्ट सिविल सूट ना फाइल करे, और उसकी धमकी के लिए वो उसको कहता है कि वो उसका घर जला देगा अगर वो उसके अगेंस्ट सूट फाइल करता है। तो इस केस में एक ही क्या गिल्ट होगी, ही विल बी गिल्टी ऑफ फोर्स, ही विल बी गिल्टी ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, मिस्चिफ और क्रिमिनल मिस्चिफ। अब ये दोनों जो चीजें हैं ये सेम ही है, मिस्चिफ क्रिमिनल मिस्चिफ सेम ही है जब हम आईपीसी की बात करते हैं, और फोर्स इज डिफरेंट। सो नाउ अगर हम ऑप्शंस देखते हैं फोर्स और मिस्चिफ, तो इस केस में क्या होता है कि जो एक्ट है वो ऑलरेडी कमिट हो चुका है। तो अगर यहाँ पर बी ए ऑलरेडी उसका हाउस जला चुका होता, देन इट वुड हैव बीन अ केस ऑफ मिसचिफ, बट यहाँ पर उसने सिर्फ थ्रेटन किया है। तो जब हम थ्रेटनिंग की बात करते हैं, वो फॉल करता है अंडर क्रिमिनल इंटिमिडेशन विच हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 503 ऑफ द आईपीसी, जो ये कहता है कि अगर आप कोई ऐसा एक्ट कर रहे हैं which is with an intention to threaten other person कि you will cause an injury to him in body, mind, reputation or property, then you are guilty of criminal intimidation. हमने ये जो फियर ऑफ थ्रेट जो ये हमने बात करी है, ये हमने पहले भी देखा है, बट एक्सटॉर्शन के केस में देखा है। वहां पर क्या होता है, थ्रेट के अंडर आके इंसान अपनी प्रॉपर्टी डिलीवर कर रहा है। यहाँ पर क्या है, थ्रेट के अंडर आके द अदर पर्सन इज नॉट डूइंग एनी एक्ट और इज omitting to do any act which he is bound to do। तो इस केस में ऐसे केसेस को हम क्रिमिनल इंटिमिडेशन बोलते हैं। therefore the answer here is option B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परेड इज बीइंग हेल्ड एट सीआईएसएफ ग्राउंड्स एंड ए जो है वो ड्रंक होके एक रकस क्रिएट करता है इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉजिंग अनॉयंस टू द पब्लिक अराउंड हिम। तो इस केस में एक ही क्या गिल्ट होगी, ही इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट इन पब्लिक, ही इज गिल्टी ऑफ मिसचिफ, ही इज गिल्टी ऑफ न्यूसेंस, या फिर ही इज नॉट गिल्टी। तो जब ऐसे केसेस आते हैं उसमें ये हो सकता है दैट वी बिलीव कि इट इज न्यूसेंस। न्यूसेंस के बारे में हमने सेक्शन 268 में ऑलरेडी बात करी थी पहले। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन प्लीज डू गो एंड चेक द सेम। न्यूसेंस के केसेस में क्या होता है कि कोई इंसान ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे लोगों को अनॉयंस हो रहा है, और वो जो एक्ट है वो उन लोगों को अनॉयंस क्रिएट कर रहा है जो उस प्रेमिसेस में रहते हैं, या तो उनकी प्रॉपर्टी है उस प्रेमिसेस में, दे हैव ऑक्यूपाइड द प्लेसेस और दे ड्वेल इन दैट प्रेमिसेस, या फिर उनका एक कॉमन राइट ऑफ पैसेज है उस एरिया में। बट यहाँ पर क्या है, एक सीआईएसएफ ग्राउंड है जहां पर लोग आए हैं टू वॉच अ पर्टिकुलर शो एंड A gets drunk in such a case and he creates a ruckus। ये ऑफेंस जो है ये फॉल होता है अंडर सेक्शन 510 ऑफ द आईपीसी में, जो ये कहता है कि एनी पर्सन who intoxicates himself and causes annoyance to people around him, then he will be guilty of misconduct in public because he's a drunk person। तो ये केस में ऑप्शन जो है वो आंसर है ऑप्शन ए। और इस केस में ये अकेला ऐसा केस है जहां पर जो मैक्सिमम पनिशमेंट है इस ऑफेंस के लिए दैट हैज बीन प्रिस्क्राइब टू बी ऑफ 24 आवर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो ये कहता है कि कौन सा ऑफेंस है जिसमें मैक्सिमम 24 आवर्स की पनिशमेंट है या जिसमें बहुत सबसे कम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करी गई है, वो ऑफेंस है मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय अ ड्रंकन पर्सन का, जो फॉल करता है अंडर सेक्शन 510 ऑफ द आईपीसी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए जो है वो एक अटेम्प्ट करता है टू पिक द पॉकेट ऑफ जेड बाय थ्रस्टिंग हिज हैंड इनटू जेड्स पॉकेट एंड A fails in the attempt and in the consequence he does not find anything in the pocket। तो A की गिल्ट इसमें क्या है? तो यहाँ पर क्या हुआ है, A जो अपना हाथ है वो Z की पॉकेट में डालता है
टू विद एन अटेम्प्ट टू स्टील समथिंग, बट उसको कुछ नहीं मिलता उसकी पॉकेट में, एंड देयरफॉर उसका जो थेफ्ट करने का अटेम्प्ट है वो फेल हो जाता है। तो इस केस में एक ही गिल्ट क्या होगी, ही इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट, ही इज guilty of attempt to theft, he is guilty of criminal trespass, or he is guilty since he is not guilty since nothing was found. Now when we see such cases, ये जो ऑप्शन है ये कैंसिल आउट हो जाता है, जस्ट बिकॉज उसको कुछ मिला नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कोई गिल्ट नहीं है। जब हमने क्राइम की बात करी थी इन द फर्स्ट वीडियो, आई हैड टोल्ड कि एक एक्ट जो एक गिल्टी इंटेंशन के साथ किया गया है, चाहे वो फुलफिल हुआ हो या ना हुआ हो, उसका ऑब्जेक्ट अचीव हुआ हो या ना हुआ हो, वो एक क्राइम है, वो एक ऑफेंस है। तो इस केस में भी चाहे उसको उसके पॉकेट में कुछ नहीं मिला, बट दिस इज एन ऑफेंस। ए यहाँ पर जो है वो गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू थेफ्ट है, क्योंकि थेफ्ट पूरा नहीं हुआ है एंड ही हैज फेल्ड इन हिज अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, ही विल बी गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू थेफ्ट, जो है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोज जो है वो एक स्कूल मास्टर है एंड ही सेंश्योर्स इन गुड फेथ अ प्यूपिल इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, इज ही गिल्टी ऑफ डेफेमेशन। तो जैसे कि मैंने डेफेमेशन की बात करी और उसके एक्सेप्शंस की बात करी, उसमें से एक एक्सेप्शन ये कहता है कि अगर कोई इंसान कुछ ऐसी इम्प्यूटेशन दे रहा है एंड ही इज इन गुड फेथ ऑन द पर्सन जिसके ऊपर उसकी लॉफुल अथॉरिटी है, तो उस केस में वो डेफेमेशन नहीं कहलाया जाएगा। तो यहाँ पर जो स्कूल मास्टर है उसकी लॉफुल अथॉरिटी है ओवर द स्टूडेंट्स ऑफ हिज स्कूल, एंड इफ ही इज scolding a child, that means that he has a lawful authority from the guardian of that child, एंड ऐसी कोई इम्प्यूटेशन डेफेमेशन नहीं कहलाई जाएगी, चाहे वो पूरे स्कूल के सामने या पूरी क्लास के सामने हो रही है। देयरफॉर हियर मनोज विल बी नॉट गिल्टी, देयरफॉर द आंसर इज ऑप्शन बी। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, देन डू लेट मी नो द सेम इन द कमेंट सेक्शन बिलो।